हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील जांगड़ा आप सबका वेलकम करता हूं एक बार फिर से फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज पढ़ेंगे भाई सेल कॉम्बिनेशन क्लास 12 के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है। इसके अंदर हम तीनों कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज पैरेलल समझेंगे और फिर मिक्स ग्रुपिंग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। एक इन्फो है भाई वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि क्लास 11th के जो है वन शॉट की सीरीज जो है स्टार्टेड हो चुकी है। उसमें जो है वन शॉट जो है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप नीट जेईई मेंस के लिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको क्लास 11th का जो सिलेबस है वो रिवाइज करना है तो वन शॉट जरूर देखें। उनका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समझते हैं अभी। ठीक है, ये कितने कॉम्बिनेशन होंगे आपके पास होंगे तीन। पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए, हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था वो था किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड। तो उसमें हमने पाथ समझ लिए थे भाई। ठीक है, मतलब उसमें ये केस हमने समझा था कि अगर एक सेल लगा हुआ है और उस सेल से ये करंट जा रहा है इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, ये है हाई ये है लो। हम जा रहे हैं अगर ऐसे, ये क्या है भाई पाथ है। अगर हम हाई टू लो जा रहे हैं तो उसको हम ईएमएफ को माइनस में लेते हैं, या फिर हम लो से हाई जाएंगे तो उसे प्लस में लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली थी कि जैसे ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में क्या है, अगर करंट ऐसे जा रहा है और पाथ की डायरेक्शन अगर सेम है, पाथ की डायरेक्शन अगर सेम है तो हम इसे क्या लेते हैं भाई, माइनस में लेते हैं, सॉरी प्लस में लेते हैं अभी। ठीक है, इसमें लेते हैं नहीं, प्लस में नहीं लेंगे, माइनस में लेंगे। अगर आप ये है हायर होता है इसका लोअर, लोअर की तरफ जा रहे हैं पाथ और करंट के डायरेक्शन अगर सेम है तो उसे हम माइनस में लेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये डायरेक्शन अपोजिट होती पाथ की तो इसको प्लस में लेते। किस में लेते भाई, प्लस में लेते। ठीक है, क्योंकि हम फिर चलते हैं लो से हाई। हमने उस दिन पढ़ लिया था कि जब आप लो से हाई चलते हो तो प्लस और हाई से लो चलते हो तो माइनस। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो कि हमने करवा दी थी आपको किसमें, किरचॉफ्स लॉ में। अगर वो भी आपने नहीं देखी है वीडियो तो उसका लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, दो सेल लिए। ये एक सेल है भाई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसका ईएमएफ है E1। इसी तरह से एक दूसरा सेल लिया जो कि इनके साथ सीरीज में है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है R2 और इसका ईएमएफ है E2। हमने कोई भी यहाँ पे आइडेंटिकल सेल नहीं लिए, वो केस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, ये है भाई हमारा पॉइंट A और ये है हमारा पॉइंट B और ये है हमारा पॉइंट C। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट प्लस से निकलता है, प्लस से निकलता है। अब ये क्या है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है। मतलब जो करंट यहाँ पे होगा वही करंट यहाँ पे होगा। ठीक है, ये सारा करंट क्या है, एक सिंगल करंट इसमें चल रहा है। बट हमने सीरीज में एक चीज पढ़ी थी कि भाई जो वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो चाहे आप डिफरेंट वोल्टेज निकाल लीजिए अक्रॉस ईच सेल, या फिर आप सीधा पाथ वाला फॉर्मूला लगाइए, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए भी यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया ना कि यहाँ पे वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी, एक सेल के अक्रॉस वो होगी AB और यहाँ पे कितनी होगी VBC। ठीक है, और इन दोनों से मिलके एक सर्किट हमारे पास बनेगा जिसमें क्या होगा, एक सेल बन जाएगा जिसका ईएमएफ होगा E इक्विवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज A जैसे कि ये बोल दिया और यहाँ पे होगी वोल्टेज C। ठीक है, वोल्टेज C होगी और ये क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा भी, ऐसे होगा क्योंकि दो से एक सेल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। और क्या होगा, देखिए एक इक्वेशन हमें याद है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR होता है। इसे भी ध्यान में रखिए, ये ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो बेसिक चीजें जो चाहिए इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए, वो सारी एक बार मैंने बता दी है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम यहां से चल रहे हैं, ये हमारा पाथ है, ये क्या भाई पाथ है हमारा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस सेल का हाई, ये है लो। ठीक है, तो ये लो होगा, ये भी हाई होगा, ये हाई होगा, ये लो होगा, ये लो होगा, ये हाई होगा, ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहां से कर। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले यहां से चले, यहां से वोल्टेज कितने मान सकते हैं, VA, क्योंकि यहाँ पे A पॉइंट है तो यहाँ पे VA वोल्टेज होगी, तो VA
ठीक है, यहां से चल रहा है क्योंकि आगे भी क्या है, हाई से आगे कहीं लो पे जा रहा है। ठीक है, तो VA हम जा रहे हैं, अब इधर जा रहे हैं, तो सेल का कौन सा मिल रहा है, हाई से हम लो पे जा रहे हैं, तो -E1, -E1। फिर देखिए भाई, फिर इसमें क्या हो रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, करंट अपोजिट आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, प्लस, तो प्लस कौन सा करंट, IR1। फिर यहाँ पे आगे हाई से लो जा रहे हैं, तो -E2। फिर करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन जो है अलग अलग है, इसलिए प्लस IR2। लास्ट में कौन आपका, VC। लास्ट में कौन आपका भाई, VC। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, VA माइनस VC मैंने लिख दिया, और ये बन गया E1 चला गया इधर, E2 चला गया उधर, और बाकी जो बचे वो भी चले गए, -R1 प्लस -R2 हो गया। ठीक है, सिर्फ मैथ चलाया, पहले में जो है हमने लगा दिया पाथ जो लगना था। अब देखिए VA माइनस VC वो क्या है, इन दो से जो एक कॉम्बिनेशन बन गया, उनके अक्रॉस वोल्टेज है, मतलब VA माइनस VC एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम नाम दे देते हैं, क्या है, V होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया इसको V। तो ये E1 प्लस E2 माइनस, यहां से हमने I कॉमन ले लिया, अभी अंदर रह गया, माइनस का I कॉमन लिया, तो R1 प्लस R2। अब यहां पे देखिए भाई, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है जिसको हमने नाम दिया 1। अब यहां पे इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, R इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। अगर इसकी इक्वेशन हमने लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर ये इक्वेशन देखी जाए दोनों से, तो हमें क्या मिल रहा है, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां से हमें एक चीज पता लगी कि भाई जो E इक्विवेलेंट है, EMF है, वो क्या होगा, वो E1 प्लस E2 होगा। क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा या नहीं होगा भाई, बिल्कुल। कि सीरीज में जितने भी सेल लगे होंगे उनको सिर्फ क्या करना, उनके EMF को ऐड कर देना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया पूरे कॉम्बिनेशन के अलोंग। उसके बाद माइनस आई वहां से हमें मिल गया R इक्विवेलेंट, जो कि है R1 प्लस R2। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि भाई जब भी आपके सेल सीरीज में हो तो आपको क्या करना है, उनका टोटल ईएमएफ निकालने के लिए उन सबको ऐड करना है। इसी तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो उसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये था भाई सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। किसका है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लेकिन अगर हम थोड़ा इस हिसाब से सोचें कि अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, क्या हो जाए, डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाए, मान लीजिए यहां पे ये इस तरह से हो जाए, देखिए अगर ये इस तरह से हो जाए यहाँ पे कि ये जो सेल लगा हुआ है यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से। ठीक है, करंट ऐसे ही चल रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये E1 है, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सिर्फ एक फर्क पड़ने वाला है, क्या भाई, जैसे अब यहाँ पे क्या था, हाई से लो तो इसको नेगेटिव ले रहे थे, यहाँ पे लो से क्या जाएंगे, हाई जाएंगे, लो से क्या जाएंगे, हाई। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये वाली चीज क्या हो जाएगी, या फिर मेन वाले में देख लीजिए, वहां पे ये मेन वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या जाएगा, माइनस। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ये उधर जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो बाकी क्या है भाई, इस पे चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा, इसमें तो करंट ऐसे ही है और हम जा ही ऐसे रहे हैं, तो पाथ पे तो कोई पाथ ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, तो अपोजिट है, अपोजिट के लिए क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो कहने का मतलब जब भी आपकी डायरेक्शन अलग हो जाए, ठीक है, मतलब जब आपके सेल इस तरह से जुड़ जाएं, मान लीजिए एक सेल ये लिखा हुआ है और ये नेगेटिव इस तरह से, ठीक है, ये है E1, ये है E2, तो कैसे करेंगे भी, तो इसका EMF जो होगा E इक्विवेलेंट वो होगा E1 माइनस E2। जब सेम टर्मिनल जुड़ जाते हैं तो उसको एक को क्या करना पड़ता है, आपको माइनस करना पड़ता है, मतलब वो नेगेटिव की तरह कंसीडर होता है। अब इसका अगर एग्जांपल पढ़ें कि अगर सारे ही सेल आपके कैसे हो, आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है, कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल। अभी हमने पढ़ लिया है कि सीरीज में क्या होता है, जो आपका EMF होता है वो कैसा रहता है, सीरीज में जो EMF होता है
वो कैसा रहता है आपका भाई, हाँ जी, तो वो कैसा रहता है भाई, वो सारे ईएमएफ ऐड हो जाते हैं और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से हो गई, इफ एन आइडेंटिकल सेल, इफ एन आइडेंटिकल सेल of each of EMF E and internal resistance R, देखिए समझिए इस चीज को कि एन आइडेंटिकल सेल हैं जिनका ईएमएफ ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सबका आर आर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में आपको कनेक्ट कर दिया इसमें, तो सीरीज में अगर कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तब केस क्या बनेगा, तब आई कितना आएगा, तब आपको क्या निकालना भी, आई निकालना। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, ये लिया सेल, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, फिर दूसरा सेल लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, इस तरह से करते करते हम कहां पे आ गए भाई, N तक आ गए। ये है ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, और यहाँ पे कितने सेल थे, ये N सेल थे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R R R, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है A, यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट लिख दिया B, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो देखिए सीरीज में जब लगे होते हैं तो क्या करना होता है, सबको ऐड, तो सबको ऐड कर रहे हैं, कितने हैं भाई N, तो N तक चलते जाएंगे। मान लीजिए फिर कोई तीन चीजें आपके पास 5 + 5 + 5, तो आप क्या करोगे, इनको करोगे 15, तो मतलब 3 × 5 कर दिया, जितने नंबर और उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा भाई, जो E इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, N E हो जाएगा। R क्या होगा, R इक्विवेलेंट वो क्या होगा, वो भी क्या होगा भाई, सबको ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, N R हो जाएगा। ये हो गया E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर यहां पे इनके साथ बाहर में कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लीजिए यहां पे कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है कैपिटल R, तो ये सारा रेजिस्टेंस कितना है भाई, NR है, और उसके साथ आगे कौन है सीरीज में, R, तो टोटल जो रेजिस्टेंस हुआ R इक्विवेलेंट वो कितना हुआ, NR + R हुआ। तो I की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो भाई, इजिली लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल इजिली, तो सिंपल तरीके से हम लिख देंगे कि I क्या होता है, I क्या होगा, देखिए I ऊपर क्या होगा वोल्टेज ईएमएफ, तो वो कितना भी NE, कितना है ये NE, नीचे क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस जो कितना आया R + NR, R + NR हुआ, ठीक है। तो ये हुआ आपका सीरीज के लिए भी। अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अब करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरह से इसको आसानी से समझा उसको भी हम आसानी से समझेंगे। एक चीज जो मैंने पहले रेजिस्टेंस में भी करवाई थी कि भाई जब भी आपका रजिस्टर आ जाए, सीरीज आ जाए, तो आपको देखना है कि भाई जो चीज डिवाइड हो रही है, सीरीज में क्या चीज डिवाइड थी, वोल्टेज, मतलब हर एक सेल के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज की, पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम रहती है, करंट अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सबसे पहले यहाँ पे सेल लिए हमने, ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1, इसका रेजिस्टेंस है R1, कितना रेजिस्टेंस है R1, तो ये हो गया भाई हमारे पास एक सेल। दूसरा सेल लिया हमने, उसको लगाया इसके पैरेलल में, और उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस हमने लिख दिया, वो कितना है भाई, वो है हमारे पास R2। यहां से करंट निकला, यहां निकला, और इन्होंने एक करंट बना दिया जिसका नाम है I, यहां से करंट निकला I1, यहां से करंट निकला I2, तो इसी तरह से यहां से I एंटर कर रहा है, इनमें इस तरह से जा रहा है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर को मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया हमने VA, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया B लिख दिया, तो यहाँ पे कितने वोल्टेज हो सकते हैं भाई VA, यहाँ पे कितने वोल्टेज हो सकती है VB, उस सेल के क्रॉस, और यही वोल्टेज होगी वो नीचे वाले सेल के क्रॉस है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस across each cell is same,
पोटेंशियल डिफरेंस क्या भाई सेम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो VA माइनस VB है, जिसको हम अगर नाम दे V, तो वही V यहाँ पे है पूरे कॉम्बिनेशन पे, वही V यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए पहले पाथ लगाते हैं ऊपर वाले सेल पे, पहले पाथ लगाते हैं ऊपर वाले सेल पे। हम चले यहाँ से तो लिखेंगे भाई VA कहां से जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, हाई से लो, तो नेगेटिव E1, क्या है भाई नेगेटिव E1। करंट आ रहा है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, अपोजिट हो चुके हैं, तो प्लस I1 R1, क्योंकि I1 करंट है, ठीक है। किसके इक्वल है ये भाई, B पे पहुंच गए तो B के इक्वल है, किसके इक्वल है ये, B के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहां से देखिए VA माइनस VB इज इक्वल टू हो गया E1 माइनस I1 R1, ठीक है। VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। अब इसके बाद VA माइनस VB कितना माना हमने V, तो V इज इक्वल टू आ गया E1 माइनस I1 R1, ठीक है। यहां से ये आ गया भाई, सिंपल, इसको अभी लिखिए, आगे बताते हैं। इसी तरह से हम सेकंड सेल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं भाई, सेकंड सेल के लिए कर सकते हैं। फॉर सेकंड सेल, तो सेकंड सेल के लिए अगर हम V लिखें, वोल्टेज लिखें इसके अक्रॉस, तो V कितना आएगा भाई, जैसे यहाँ EMF E1 है तो यहाँ E2 माइनस I2 R2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई क्या चीज डिवाइड हो रही है, मतलब पोटेंशियल तो सेम है, इसके अक्रॉस इसके अक्रॉस, तो इससे हमें डील नहीं करना, ये चीज हमेशा याद रखिए। किससे डील करना है, जो आपका I है, तो I डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो I कितना है यहाँ पे, I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2, ये चीज है आपका I, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ से I1 की वैल्यू निकालें, यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे, I1 इधर आया, तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन ये R1 चला गया इसके नीचे, ठीक है। इसी तरह से I2 निकालें यहाँ से, तो I2 कितना आएगा भाई, I2 गया उधर, ये आया इधर, तो E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। तो I1 आ चुका है, R2 आ चुका, पुट करते हैं, तो देखिए I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। तो देखिए I इज इक्वल टू, इसको लिख दिया मैंने E1 R1 माइनस V1 R1 प्लस E2 R2 माइनस V अपॉन R2, ये 1 नहीं आएगा, सेम आएगा पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए आप, ठीक है, रिपीट करके वीडियो को अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए भी क्या करना है, अब इसके बाद तो बिल्कुल आसान रह गया है, आप यहां से सिर्फ V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो मैंने लिखा I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये R2 है भाई, हाँ जी ये R2 है हमारे पास, ठीक है। R1 R2 आ गया, उसके बाद माइनस यहाँ से V कॉमन लिया, अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आ गया इधर, तो ये हुआ V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है। और ये आ गया था इधर, तो माइनस I। अब ये माइनस I आ गया है भाई, ये अब कैसे लिखेंगे, अब सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, अब तो बिल्कुल आसान हो गया है ये हमारे पास रिजल्ट लिखना। कैसे, अगर हम यहां से V लिखें तो V कैसे लिखेंगे, V E1 अपॉन R1 है, ठीक है, फिर प्लस में क्या है E2 अपॉन R2, इनके नीचे क्या आ गया, ये आ गया भाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। उसके बाद ये कहां चला गया, इस पूरे के नीचे गया, तो यहां भी और यहां भी, तो इस I के साथ आ गया माइनस I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो ये हुआ भाई हमारा क्या, ये हो गया आपके पास, हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें कि इन दो से एक सेल बनेगा इस तरह से, ठीक है, जिसका ये होगा R इक्विवेलेंट, ये होगा E इक्विवेलेंट, ठीक है। ये है इसका A, ये है इसका B, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे इसको लिखेंगे E1 बाय R1 E2 अपॉन R2, और नीचे लिखेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2,
ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे भाई, आर इक्विवेलेंट को, इसको कैसे लिखेंगे आर इक्विवेलेंट को, अब सीधा ही सॉल्व कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसके लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 अपॉन प्लस R2, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसको कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होगा। तो यहाँ पे एक चीज देख लीजिए भाई, जब पैरेलल में लगे हो तो क्या करना है, जितने ईएमएफ आई उसके नीचे क्या है, उसका रेजिस्टेंस, फिर उसके नीचे उसका रेजिस्टेंस, दोनों को ऐड, नीचे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरह का केस लेते हैं कि जब आपके पास आइडेंटिकल सेल पैरेलल में हो, ठीक है। मान लीजिए ये सेल जो है आइडेंटिकल है, कैसे है ये आइडेंटिकल, मतलब ई है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है आर, यहाँ पे क्या है भाई आर, यहाँ पे क्या है ई, ठीक है। अब ये ई है, ये ई है, तो ईएमएफ कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए भी कैसे आएगा ये, देखिए ये कैसे आएगा आपके पास, ई इक्विवेलेंट हम कितना लिखेंगे यहाँ से, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए ईएमएफ अपॉन उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको लिखिए, प्लस ईएमएफ अपॉन उसका रेजिस्टेंस अपॉन 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। इस आर इक्विवेलेंट को अगर हम सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, तो कितना हुआ, आर ऊपर हुआ 2, तो रिवर्स करके अगर लिखेंगे तो आर इक्विवेलेंट होगा आर बाय 2, मतलब उतने नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये उतने नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं भाई, चलिए आर, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास आर और ई प्लस ई, मतलब 2e, और यहाँ पे आ गया आर। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, नीचे आएगा आर और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2e बाय आर इंटू आर बाय 2 कट गया, ये कट गया, तो आ गया आपके पास e। भाई पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, सबके अक्रॉस ईएमएफ वोल्टेज सेम रहते हैं, तो वही तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसको एम आइडेंटिकल सेल के लिए समझते हैं, कितने के सेल के लिए समझते हैं, एन आइडेंटिकल सेल के लिए समझते हैं कि अगर आपके पास एन आइडेंटिकल सेल हो तो कैसे करना है, ठीक है। एन आइडेंटिकल सेल हो तो आपको ये कैसे करना है, फिर इसके बाद करेंगे भाई मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, और ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ भाई, यहाँ इस लेक्चर से, इस चैनल से पढ़ के अच्छे से आप अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हो, उसके बाद क्वेश्चन भी लगाया करो, ठीक है। तो भाई देखिए, इफ m identical cell, if m identical cells or each of EMF E and internal resistance are connected in parallel, then find I। साथ में यहाँ पे लिखिए कनेक्टेड इन पैरेलल एंड ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में हमने एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, जो कि हमारा क्या है भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये एक सेल लिया इस तरह से, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये है ई। फिर दूसरा सेल लिया इस तरह से, ये है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है भाई आर। और इसी तरह से करते करते हमने क्या किया, बहुत सारे रेजिस्टेंस जो है भाई वो पैरेलल में, सेल जो है पैरेलल में लगाए, और उनके साथ उनका रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि है कितना भाई आर, यहाँ पे आर, ये है ई, और इनकी नंबर कितने हैं, एम है, ये कितने हैं, ये ऐसे कितने लगे हुए, ये एम लगे हुए, ठीक है। इनके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है ऐसे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या करेगा भाई, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास कैपिटल आर, कितना आ गया, ये कैपिटल आर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, समझिए इसको कैसे करेंगे। इसमें अब क्या करना है भाई आपको,
आपको देखिए अभी पैरेलल में क्या करना है, इसका ईएमएफ कितना ई, वैसे तो हमें डायरेक्ट पता है भी ईएमएफ कितना होता है पैरेलल में, सेम रहता है। तो मतलब जितना यहाँ पे है उतना पूरे कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो आप अगर फाइंड आउट भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, वो मैंने आपको अभी करके दिखाया था कि ई इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे, ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर करते करते आप कहां पे जाओगे, एम तक चले जाओगे, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपके पास 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, कहां तक है ये भी, m/r तक है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ई इक्विवेलेंट आएगा आपके पास ई, कितना आएगा भाई, ई आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे मतलब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो अभी हमने पढ़ा था अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालो तो 1/r करना पड़ता है, मतलब जितने हैं उतने नंबर से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है r, उतने नंबर से डिवाइड कर दिया। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब यहां से ये सारा हमने सेल खत्म करके एक कॉम्बिनेशन बना दिया जिसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट, और जिसकी वैल्यू है कैपिटल ई, और आर इक्विवेलेंट है जिसकी वैल्यू है r/m। तो ये r/m एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में भी, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास R इज इक्वल टू r/m प्लस कैपिटल R, जिसको हमने टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट लिख दिया। इसको सोल्व करिए, आपके पास आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू m, सॉरी नीचे आएगा m, यहाँ आएगा R/m/R, ठीक है। तो I कैसे निकालेंगे भाई, I कितने हैं ये E टोटल ईएमएफ, नीचे R प्लस m/R और ये m चला गया आपका ऊपर, ठीक है। तो ये होता है आपका भाई m/E अपॉन R प्लस m/R। अब चलते हैं मिक्स ग्रुपिंग पे। अगर आइडेंटिकल सेल जो है मिक्स ग्रुपिंग में दे रखे हो तो कैसे करेंगे, अगर आपके पास आइडेंटिकल सेल जो है मिक्स ग्रुपिंग में दे रखे हैं तो क्या करेंगे, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए भाई, ठीक है। सीरीज में हमने पढ़ लिया कि टोटल ईएमएफ अगर पूछा आपसे तो सबको ऐड कर देते हैं, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा तो उनको क्या कर देते हैं भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो उनको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं मिक्स्ड पे, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। देखिए मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलिए या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोल दीजिए। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैंने n आइडेंटिकल सेल लिए, n आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टर भी, ठीक है। n आइडेंटिकल सेल जो है सीरीज में है, तो ये हुआ E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R। इसी तरह से नेक्स्ट सेल हुआ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना भी R, ये E। तो इस तरह से करते करते कितने ये n तक चले गए, कितने तक चले गए, n तक। इंटरनल रेजिस्टेंस E और सॉरी ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी तरह की रोज यहां इस तरह की पैरेलल रोज लाइन यूज कर ली सेम, ठीक है। हर एक लाइन में कितने सेल है, n, कितने सेल है भाई, n सेल है, कितने सेल है, n सेल है। सबका रेजिस्टेंस कितना है, R है इंटरनल, ईएमएफ कितना है, E है, ठीक है। इसी तरह से करते करते हमने लगा दिए भाई m सेल, m रोज ऐसे लगा दी, ठीक है। तो ये रो गई m, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये हुआ भाई फिर से आइडेंटिकल सेल, फिर उसका रेजिस्टेंस R, फिर से गए हम इधर लास्ट तक n तक गए, E ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका R। तो ये हो गया हमारा भी क्या, पैरेलल मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब इस पूरे के अक्रॉस हमने लगा दिया भाई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पूरे के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। बड़े आसान तरीके से समझेंगे, बेस्ट मेथड जिसे आप बोल सकते हो। देखिए एक रो का ईएमएफ कितना होगा, एक सिंगल रो का ईएमएफ कितना होगा, सारे कैसे, सीरीज में क्या होता है, सबको ऐड कर दो। तो एक रो का जो ईएमएफ हुआ भाई, एक रो का वो हुआ NE हुआ, और उसी रो का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, NR हुआ, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस सारे ऐड होते हैं, ठीक है।
अब हमने पढ़ा था कि भाई इसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी क्या हुआ, टोटल ईएमएफ एन ई, ये एन आर, एन ई एन आर, इस तरह से चलता गया। ठीक है, टोटल ईएमएफ पता लग गया 1 रो का, टोटल रेजिस्टेंस पता लग गया 1 रो का। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है भाई, चाहे कितनी रो लगी हो पैरेलल में, तो सभी पैरेलल में जो होगा उनके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो सेम होगा, सेम होगा ना। ठीक है, चलिए ईएमएफ हो गया सेम, तो मतलब इसका मतलब ई इक्विवेलेंट कितना आपके पास एन ई है, कितना भी एन ई है। अब ये एन आर एन आर एन आर एन आर रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगे हुए हैं, एक लाइन का एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस है एन आर, और वही एन आर क्या है पैरेलल में लगे हुए हैं, तो क्या होता है पैरेलल में भाई, जितने हैं उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास एन आर अपॉन कितने हैं, कितनी रो लगी हुई है एम। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो कॉम्बिनेशन आया वो इस तरह से आया कि भाई ये सारे चीजें अब खत्म हो गई, हमने सबको कंबाइन कर दिया, सबका ईएमएफ लिख दिया, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दिया, तो ये इस तरह से हो गई। अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे ये सारे सेल मिट चुके हैं, भाई एक सेल बचा हुआ है जो एक ही कैपेसिटी का बता दिया हमने, ये इस तरह से, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ एन ई, और आर इक्विवेलेंट कितना हुआ एन आर बाय एम, ये हो गया। अब ये सारे किसके साथ सीरीज में है, ये रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज में, आर के साथ, तो टोटल एक्सटर्नल या टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर प्लस एन आर बाय एम। इसको सोल्व करोगे आएगा एम, यहां जाएगा एम आर प्लस एन आर, हो गया आर। ठीक है, तो आई कैसे निकालेंगे भाई, आई ईएमएफ, सॉरी आई कैसे निकालेंगे, करंट तो कितना होता है ई इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कितना है एन ई बाय आर इक्विवेलेंट, तो वो कितना है एम आर प्लस एन आर, और एम चला गया आपका ऊपर, एम चला गया आपका ऊपर। ठीक है, तो सुनिए यहां पे क्या है, ये केस हो गया आपका पैरेलल का, मतलब कि ऊपर क्या है, दोनों रेजिस्टेंस मतलब नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं ईएमएफ के साथ, एम एन इंटू ई हो रहा है, एम एन इंटू ई हो गया, मल्टीप्लाई हो गए, ये देखिए एम एन ई। नीचे क्या है, एम के साथ क्या है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और एन जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ है, तो हमें रिलेशन मिल गया कि आई कितना है एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ठीक है, तो भाई ये आई जो मिला है यहां से, ये आई मैक्सिमम कब होगा, ये आई मैक्सिमम कब होगा, ये आई मैक्सिमम कब होगा, व्हेन एम आर प्लस एन आर मिनिमम हो जाए, कितना हो जाए भाई, मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो हम एक कंडीशन यहां से निकाल लेंगे कि कब ये मिनिमम होगा, ताकि ये मिनिमम हो तो वहां से जो करंट जा रहा है वो मैक्सिमम हो जाए। तो देखिए ये बड़े आसान तरीके से निकाल लेते हैं। आपके पास जो रेजिस्टेंस है, जो फैक्टर हमने बात की है कि जो मिनिमम होना चाहिए, उसकी बात करते हैं पहले, कि किसकी बात कर रहे हैं। देखिए इसने कहा ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको देखिए ऐसे लिख सकता हूं कि जो है एम आर है उसको मैं ऐसे लिख दूं कि अंडर रूट एम आर प्लस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे ओपन करके देख लीजिए। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास आएगा एम आर प्लस एन आर प्लस कितना भी, इसको माइनस लिख लेते हैं, माइनस में मैंने लिख दिया इसको। ठीक है, माइनस लिखे तो सही चलेगा आपका। ठीक है, तो माइनस करा तो यहाँ पे माइनस आ गया भाई, माइनस टू अंडर रूट एम आर एन आर आ गया। ठीक है, देखिए हमने लिखा ही है, बट आना तो रिजल्ट ये चाहिए ना, क्योंकि आपकी चीज ये थी वो बन गई है, तो इसलिए इसका मतलब क्या है भाई, अगर आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा ये चीज यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस की है यहाँ, तो टू एम आर एन आर। तो अब कह सकते हो आप कि ये जो है इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। ठीक है, इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया भाई। अब हमने क्या कहा, मिनिमम, ये तो हमारे इसको तो नहीं कर सकते ना, हमें कौन मिनिमम चाहिए, ये कॉम्बिनेशन मिनिमम चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसको हमने पकड़ा मिनिमम के लिए, तो एम आर माइनस एन आर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 0 के इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर तो उड़ गया ना। ठीक है, तो एम आर ये क्या हुआ आगे भाई, इधर आ गया एन आर, तो स्क्वायर ये कट गया,
स्क्वायर रूट कट गए, तो आपके पास आया एम आर इज इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू एन आर बाय एम। देखिए अब क्या कंडीशन है, मतलब आर आपका कितना होना चाहिए उस टाइम, एन आर बाय एम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एन आर बाय एम। तो कहने का मतलब आई मैक्सिमम कब होगा, आई मैक्सिमम कब होगा, जब आर आपका एन आर बाय एम के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए कि एम आर प्लस एन आर जो है वो कितना हो जाए, वो मिनिमम हो जाए। कितना हो जाए भाई, वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो मतलब यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो क्या है भाई, सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस है, सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये था हमारा भाई टॉपिक सेल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने पढ़ लिया सीरीज, पैरेलल, मिक्स ग्रुपिंग, ये सब चीजें पढ़ ली हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका नीट जेई मेन किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हमने किया था किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ के नई वीडियो एक और आएगी जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सर्किट करेंगे। ठीक है, तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी भाई। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर